अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स न्यूज़ कैपिटल टीवी आपको हर लम्हे दिए जा रहा है और डिटेल में बताया जा रहा है। लेकिन आज का जो सबसे अहम टॉपिक था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वो था पावर सेक्टर स्कैंडल। ये जो पावर सेक्टर एक स्कैंडल बना है, इसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई थी कुछ चंद दिन पहले, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश की गई थी और आज उसको पब्लिक करने का भी हुक्म दे दिया गया है और उसके ऊपर एक कमेटी भी मजीद बनाई गई है। फोरेंसिक कमेटी बनाने के इसके अंदर रिकमेंडेशन थी। ये जैसे जैसे मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, इसने इस कदर ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात है, 296 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर चाहूँगा प्रोड्यूसर वो दिखाएं ज़रा रिपोर्ट कि पावर सेक्टर स्कैंडल पर वज़ीर आज़म खान साहब को जो पेश की गई इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसने वज़ीर आज़म ऑफिस समेत हुक्काम बाला की नींदें उड़ाकर रख दी हैं और अब फैसला किया गया है कि ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। न्यूज़ प्लस वो रिपोर्ट आपके सामने आज ले आया है और जैसे जैसे इसको हम पढ़ते जाते हैं तो होशरुबा इंकशाफात भी सामने आते जाते हैं। मैं उसके कुछ मंदरजात आज कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 13 बरसों के दौरान गर्दिशी कर्जों नहीं, सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों दोनों को मिलाकर गर्दिशी कर्जों और सब्सिडी के बायस कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इंक्वायरी रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर तजवीज़ करदा इकदाम उठाने की सिफारिश की गई है। कुछ सिफारिशात की गई हैं, उसमें IPPs का फोरेंसिक ऑडिट, सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों में सूबों की शमूलियत, आइंदा 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी, फिर जो ज़ेरे तामीर पावर प्लांट है उस पर नजरसानी, 25 साल पूरे करने वाले पावर प्लांट से बिजली खरीदारी तर्क करने और के इलेक्ट्रिक के 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट की तनसीब रोकना वगैरह की सिफारिशात में शामिल है। अच्छा, 1994 के पावर पॉलिसी बनी और उस पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया। ज्यादातर IPPs के पे बैक का जो दौरानिया था वह 2 से 4 साल के दरमियान था और जो न्यूज़ प्लस को मौसूल इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है जिसमें हमारे नुमाइंदा खुसूसी फैसल जावेद साहब का बड़ा किरदार है, इस रिपोर्ट जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, इस रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की जो पावर पॉलिसी थी उसके तहत 16 IPPs ने सरमायाकारी की मुनासबत से 18 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल किया गया। 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसतन 60 से 79%, एवरेज 60 to 70% कर लें, रिटर्न हासिल किए, जबकि 4 कंपनियों ने 40% के करीब इक्विटी पर रिटर्न हासिल किए। दूसरे शोबों के मुकाबले में यह मुनाफा कई गुना ज्यादा रहा और हुकूमत को तजवीज़ दी गई कि IPPs के लिए जो 20 टैरिफ डॉलर से रुपए जो थे वो मुंतकिल कर दिए गए हैं और कमेटी ने तमाम IPPs को फोरेंसिक तस्दीक और कानूनी ऑडिट की भी तजवीज़ दी, जिस पर आज अमल दरामद हुआ है। 1994 और 2002 की जो पावर पॉलिसी थी उसके तहत कायम किए गए जैनकोस और IPPs को रिटायर कर दिया जाए। 2002 की पावर पॉलिसी के मुताबिक जो फ्यूल ऑयल और गैस से चलने वाले पावर प्लांट कायम किए गए थे जिनकी पैदावारी सलाहियत जो 2,934 मेगावाट है, गुज़श्ता 8 साल से 9 साल के दौरान इन कंपनियों ने 57 अरब 81 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के बदले 203 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। कर्जों की अदायगी के बावजूद कंपनियों ने 152 अरब रुपए कमाए, जबकि डिविडेंड की मद में 111 अरब रुपए की अदायगी की गई। अच्छा, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनियों की जो इनफरादी मुनाफे की शरह है वो मुख्तलिफ रही है और उसके मुताबिक कुछ कंपनियों को जायद मुनाफा हासिल हुआ है। सबसे ज्यादा इक्विटी पर 87% रिटर्न कमाया गया। जो कोयले से चलने वाले दरामदी प्लांट्स हैं, 2 जो हैं, उससे मुतालिक रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया है कि 2015 की जो पावर पॉलिसी के तहत कायम किए जाने वाले एक प्लांट ने सिर्फ 2 साल के दौरान सरमायाकारी की 71% रकम हासिल की, जबकि दूसरे प्लांट की जानिब से पहले साल के दौरान ही सरमायाकारी की 32% रकम हासिल की जा चुकी है। दोनों प्लांट्स को अमेरिकी डॉलर के तहत 17% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की पेशकश की गई, जो कि इक्विटी पर 24% बनता है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान रुपए की कदर में कमी के बायस दोनों प्लांट्स की इक्विटी पर रिटर्न 43% है और इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक माली 2005 से माली साल 2010 के दौरान मुल्क में बिजली की लागत 48%, जबकि बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से औसतन टैरिफ में बिजली की पैदावार में फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल रुपए की कदर में कमी की सूरत में 33% हुआ। गर्दिशी कर्जे में 2000 के अवाखिर में इजाफा होना शुरू हुआ और तमाम हुकूमतों की जानिब से बजट में ताउन के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश की गई।
पावर सेक्टर को माली साल 2007 से माली साल 2019 के दौरान बजट में 3,202 अरब रुपए की सपोर्ट की गई, जिसमें बजट में सब्सिडी के जरिए 2,860 अरब जबकि दूसरे जराये से 342 अरब रुपए फराहम किए गए। इसके बावजूद कर्जा था माली साल 2019 में 465 अरब रुपए से बढ़कर 1600 अरब रुपए तक पहुंच चुका। ये हमने आपको मुख्तसर सी एक डिटेल बताई है। इसमें जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जो इलाके इन्वॉल्व हैं, ये कुछ मंदरजात, कुछ हिस्ट्री, कुछ हालात वाक़यात मैंने आपको समझाए हैं। ये 9 रुकनी कमेटी ने तैयार की है, जिसकी सरबराही साबिक चेयरमैन SCCP ने की थी और तकरीबन 3 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में ये रिपोर्ट बनी है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है, इसको जैसे मजीद खंगालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शुगर आटा स्कैंडल से भी कहीं बढ़कर ये स्कैंडल बन रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स बनेगा। और उसके बाद जब ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा, जब हम इस रिपोर्ट को पढ़ रहे थे कि किस शख्स ने, किस पावर प्लांट ने कितने कितने पैसे कमाए हैं, तो ये करोड़ों की तो बात ही नहीं है, इसमें अरबों रुपए की बात है। और अरबों रुपए जहां करोड़ों अरबों लगाए गए, वहां करोड़ों अरबों कमाए भी गए हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ, क्यों इस तरह से हुआ, क्यों ज्यादा पैसे कमाए गए, क्यों गर्दिशी कर्जे पड़े, उसमें लॉसेस कितने हैं, वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, क्या रीजंस हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इसके अंदर ही हमारे नुमाइंदा खुसूसी फैसल जावेद मुगल साहब, जिन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, इसको खंगाला है, और साथ में NTDC के साबिक MD डॉक्टर इंजीनियर फैयाज अहमद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इनसे सवालात करेंगे और इनसे असल एग्जैक्ट जानेंगे कि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर असल में है क्या। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इसको जरा डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ रहेंगे क्योंकि जो बताने वाले हैं हम आपको ये बहुत ही हौलनाक है और बहुत ही होशरुबा है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं NTDC के साबिक MD डॉक्टर इंजीनियर फैयाज अहमद साहब, और साथ में मेरे साथ मौजूद है फैसल जावेद मुगल साहब, जो कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को खंगालने में हमारी बड़ी मदद की है और उन्होंने बहुत सारी हमें चीज़ें भी समझाई हैं। डॉक्टर साहब ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। मैं इसको ना ज़रा 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ आपको आसानी के लिए। इसके अंदर जो इदारे इस्तेमाल हुए हैं उनका रोल क्या है, वो क्यों बने हैं। मिसाल के तौर पर NTDC है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, खुद मैं भी बहुत अरसा पहले नहीं जानता था कि ये नेपरा क्या है, ये NPCC क्या है, SCCP क्या है, PPIB क्या है, वापडा का क्या रोल है, कैसे डिस्पर्स हुआ, ये चीज़ें क्या थी। तो फैसल सबसे पहले तो हमें, ताकि हम जरा समझ सके कि ये जो IPPs हैं उनका नेपरा के साथ या NTDC के साथ या वापडा के साथ या SCCP के साथ, इनके साथ ताल्लुक क्या है और वजारत के साथ किस तरह से ये मोनोग्राम बनता कैसे है, जरा इसको समझते हैं। फैसल सबसे पहले तो ये समझाइए ये इदारे किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और किस तरह से ये चीज़ें काम करती, ताकि हम जरा समझ सकें कि असल में हुआ क्या है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलाम मिर्ज़ा। ये जो आज जिस पावर सेक्टर की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 296 सफ़ात की बहुत बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी रिपोर्ट इतनी डिटेल में आज तक डिस्कस नहीं की गई। और ये रिपोर्ट बनाने का, जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो में बताया, जो इसका क्रेडिट जाता है वो साबिक चेयरमैन SCCP और उनकी टीम है। और उनकी टीम में जो मेंबर्स थे और जो इसके अलावा जो बाकी लोग थे जिन्होंने इनपुट दी, और उनमें अहम अदारों का किरदार है, जिसमें जो साबिक चेयरमैन SCCP हैं मोहम्मद अली, SCCP के इसमें नुमाइंदगान थे, इसमें NPCC के थे। इसमें एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और इसमें उन्होंने इस रिपोर्ट को मुरतब करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाता है, जिन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को, आज ये इंक्वायरी रिपोर्ट अगर पब्लिक है, हमारे पास मौजूद है, इसमें उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है, इसमें उन्होंने चेयरमैन नेपरा का शुक्रिया अदा किया। फैसल, आप जो बोल रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे अफराद इसको नहीं समझ रहे कि नेपरा क्या है, NTDC क्या है, हमें ज़रा इन इदारों के बारे में बताएं। गुलाम मिर्ज़ा, ये जो अदारे हैं जिनका इनपुट है, मैं उसी तरफ आ रहा था। इसमें ये सारे अदारे पहले वापडा के साथ मुंसलिक थे और वापडा जो है वो 1998 के बाद ये डिफरेंट, आगे इनके जो रोल्स थे वो डिवाइड होते गए। और उसके बाद CPPAG जो है वो सेंट्रल पावर परचेज जो एजेंसी है,
उसको अलहदा कर दिया गया। डिस्कोज जो बनाई गई, डिफरेंट डिस्कोज जो है रीजनल वाइज जो है वो इंडिपेंडेंट डिस्कोज, उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दिए गए। और इसके अलावा फिर PPIB बनाया गया, फिर आपका NPCC है उसको अलग कर दिया गया। ये सारे अदारे, और फिर इसमें सबसे अहम किरदार नेप्रा का है, जो कि एक रेगुलेटर का किरदार है, जिसने इन तमाम अदारों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है। मैं एक IPP हूँ, मैंने प्रोड्यूस करनी है, बिजली पैदा करता हूँ मैं, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इसको कहते हैं जी, IPP, पावर प्रोड्यूसर हूँ मैंने एक पावर प्लांट लगाना है, चाहे वो मैं किसी तरह से कोई भी इसका सोर्स लेकर मैं चला रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने एक पावर प्लांट, अब मुझे क्या करना है जी? आपको जैसे कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, इसमें थर्मल है, इसमें आपका इंपोर्टेड मिसाल के तौर पर थर्मल लगा रहा हूं। हाँ, आपके इसमें जी CPPAG के पास आपको जाना होगा पहले, जो सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी है, जिसका एक अहम है, और फिर NTDC का, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का एक अहम किरदार है, जिसने इंडिकेट करना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, क्या इस प्लांट की ज़रूरत है भी कि नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इंडक्ट हो जाते हैं प्लांट। जो CPPAG है वो NTDC की जो रिकमेंडेशंस हैं, वो NTDC प्रॉपर एक स्टडी करता है कि हमारे पास इस टाइम करंट कितनी, जो इस टाइम हमारे पास मेगावाट कैपेसिटी है, कितनी हमारे पास ज़रूरत है। ये प्लांट जो है इसके ऊपर बात होती है, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, और वो NTDC की इनपुट होती है, जिसके बाद CPPAG जो है वो उनके साथ वो इसको एग्रीमेंट करता है। फिर PPIB का इसमें किरदार है, जो इसको प्रिक्योर करता है, और इसका जो टैरिफ है वो नेप्रा जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये वो सारे अदारे हैं जो इंटरलिंक्ड हैं आपस में, और इनका अहम कलीदी किरदार है, जो कि पावर सेक्टर के हवाले से इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों से। मैं समझ गया, यानी कि मुझे PPIB के पास जाना है, उसके बाद उसने रिकमेंडेशन NTDC से मांगनी है, वो प्लानिंग का एक इदारा है, उसने एग्जीक्यूशन करनी है, उसके बाद उसने नेप्रा को कहना है, नेप्रा ने NTDC की रिकमेंडेशन के मुताबिक काम करना है, उसके बाद वजारत की तरफ से अप्रूवल आनी है, और मैंने इन हो जाना है। अब मैं हो गया, मिसाल के तौर पर मैं पावर प्रोड्यूसर इस गेम में आ गया, तो अब इस सीन में जो रिपोर्ट के अंदर इंकशाफात हो रहे हैं, उसमें हुआ क्या असल में? देखिए, बेसिकली ये जो मैं आपको अगेन बात बता रहा हूँ, ये इतनी डिटेल में रिपोर्ट है कि हम इन सारी चीज़ों को चंद लफ्ज़ों में कूजे में बंद नहीं कर सकते हैं। और 1990 से लेकर पिछले 30 साल का इसमें जिक्र किया गया। इसमें जो 4 से 5 अहम मुहरकात हैं, जिसका इन्होंने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि हमारा जो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि अगर IPP बन गया तो उसने पैसे कैसे बनाए, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे कैसे बनाए, क्यों जरूरत पड़ी कि हमने इसकी इंक्वायरी करवाई? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक्सेसिव पेमेंट्स हैं, उसकी पहले तो बात है प्रोजेक्ट सेटअप कॉस्ट, ठीक है, वो हुई। एक गुलाम मिर्जा अहम लफ्ज लिखा गया है, वो मैंने और आपका नहीं, इस रिपोर्ट में मौजूद है कि मैल प्रैक्टिसेस बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या जनरेशन कंपनीज की मैल प्रैक्टिसेस का वर्ड लिखा गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लफ्ज लिखा गया है इसमें कि जो प्रोजेक्ट सेटअप कॉस्ट है वो जो है सही निगोशिएट नहीं हुई। प्रोजेक्ट सेटअप कॉस्ट जो है वो उसे कई गुना ज्यादा लगाएगी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। हमने बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। फिर उसके बाद जो मिस रिपोर्टिंग की गई नेप्रा को फ्यूल के मामले में, एंड देन फिर कमिश्निंग और किकबैक्स की बात की गई जो फ्यूल के हवाले से, और जो मिस रिपोर्टिंग जो इनवाइसेस सबमिट की गई उनको दिखा गया। इस रिपोर्ट में 450 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ली गई इन अदारों की तरफ से। ये एग्जैक्टली फिगर लिखा हुआ है 450 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और तमाम तर रिकॉर्ड को, तमाम तर इनवाइसेस को डिटेल में जो अवेलेबल रिकॉर्ड था उसके मुताबिक इसको मुरतब किया गया। इन चीज़ों का फिर सामने क्या आया, सामने 415 बिलियन की इसमें एक्सेसिव पेमेंट्स की बात नज़र आती है। और उसमें अहम तरीन पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे IPPs हैं उनकी बात की जाती है। जो इस टाइम सिटिंग हमारी हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं, 2 वफाकी वज़ीर, उनके पावर प्लांट्स की बात की गई। उन्होंने जो है उसमें जो एक्सेसिव पेमेंट्स ली। फिर उसके बाद जो साबका दौरे हुकूमत में एक अहम सियासी शख्सियत उनकी तरफ कैसे एक्सेसिव, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने ये 4 आसान समझना चाह रहा हूँ कि IPP अगर 1 करोड़ रुपए का लग रहा है तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाई है। जी जी। तो ये हुआ कैसे?
देखें, अभी मैंने आपको इसके मेन जो बताए हैं कि ये जो सारे आपको बताया कि इसमें प्रोजेक्ट की सेटअप कॉस्ट ही जो है वो ज़्यादा डिफाइन की गई। फिर जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन, जो ऑपरेशंस की बात है उसमें देखा गया। फिर हम जो है जब आपने फ्यूल की बात की, फ्यूल की खप की बात की, उसमें जो है वो सारी इन्होंने कहा कि मिस रिपोर्टिंग की गई। इस वजह से कि ये मतलब एक एक चीज़ जो है वो बात बिलियंस में जा रही है, क्योंकि हमने एडहॉक बेसिस पे अरेंजमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का, हमने डैम्स नहीं बनाए, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आईपीपीज के ऊपर डिपेंड करते करते हम आईपीपीज का लिया था कि हम उतनी देर तक इस जरूरियात को पूरा करते हैं और उसके दौरान में हम अपना सेटअप बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे या किसी विंड एनर्जी के जरिए से हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे, फिर इनको थैंक यू बोलेंगे और खुद कफील हो जाएंगे। यही बात है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप जरा मुझे जरा डिटेल में रिपोर्ट में क्या है? देखिए, रिपोर्ट में इसके 5 फेजेस हैं जिसको उन्होंने डिटेल में किया है। उन्होंने इस हवाले से ये भी बताया कि हमारे जो इस डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि ये हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या, इसका पूरी एक उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि 1990 से लेकर अब तक जितनी भी जो आईपीपीज़ के हवाले से पॉलिसीज़ बनती रही उसके मुताबिक कितने पावर प्लांट्स लगे और फिर उन पावर प्लांट्स ने कितना एक्सेसिव पेमेंट्स ली। और इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया कि उसमें 2 से 5 साल के अंदर उन्होंने एक्चुअल कीमत को भी पूरा कर लिया जब उन्होंने ये प्लांट लगाए। देन उसमें आईपीपी वाइज रिपोर्ट दी गई, हर आईपीपी को इसमें डिस्कस किया गया। इसमें कोई 1-2 जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है 2, 4, 3 आईपीपीज जो चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसमें हर आईपीपीज को डिस्कस किया गया। इसमें पूरे पावर सिस्टम को जो है इन्होंने एक्सपोज करके रख दिया कि उसमें हमारे फ्लॉज क्या हैं। ये खाली आईपीपीज का मामला नहीं है। इसमें देखें, जिन अदारों ने ये कॉन्टैक्ट्स किए वो तो हमारे सरकारी अदारे हैं, वो वही अदारे जिनका भी हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका भी हम नाम ले रहे हैं। इन अदारों की तरफ से उसमें किन चीज़ों का फुकदान रहा उस हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया। हमें आगे फ्यूचर प्लान क्या करना है उस हवाले से क्या बताया गया कि हमने इस इवन यहाँ तक कि उन्होंने पूरे पावर सेक्टर का प्रपोज कर दिया एक नया ऑर्गेनोग्राम जिसमें उन्होंने कहा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हों, उसमें रिसर्च एसोसिएट्स हों, उसमें आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों। ये वो ऑर्गेनोग्राम जो इस टाइम एग्जिस्टिंग है उसको बताया गया, वो ऑर्गेनोग्राम जो कि इन्होंने इस कमेटी ने प्रपोज किया। फिर उन्होंने एक पूरा एक पैरा वाइज उन्होंने इस पे आगे फर्दर एक्सप्लेन किया कि हमें किस अदारे ने क्या करना है। इसमें उन्होंने ऑडिट का पूरे फाइनेंशियल जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा है ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकें और एक कमीशन बनाने को कहा। और आज प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान ने आज काबीना के इजलास में उसकी मंजूरी दे दी है और जिसके बाद वो कमीशन जो है उसके TORs पे काम हो रहा है। जैसे डॉक्टर साहब अब मुझे ब्रेक पर भी जाना, लेकिन मैं उससे पहले मैं ज़रा कुछ आपसे चीज़ें पूछ लूँ। मुझे 2-3 हिस्से इसके समझ आ रहे हैं। एक तरफ है पावर प्रोड्यूसर्स, एक तरफ है इदारे और एक तीसरे एंगल पर मुझे वजारत नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वजारत और जो एनर्जी या पावर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं ये इकट्ठे हैं। मुझे एक ट्रायंगल सी एक नज़र आ रही है कि एक तरफ पावर प्रोड्यूसर्स हैं, IPPs हैं, एक तरफ इदारे हैं जिनमें NTDC है, जिसमें नेपरा है, वापडा, और तीसरे एज के ऊपर वजारत है या सियासत है या उस वक्त की गवर्नमेंट है। मुझे ये समझाइएगा कि इस सारे सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आप इस रिपोर्ट के मेन प्लेयर भी रहे हैं, आपने इसको मुरतब भी किया है, क्या समझ आई है, हुआ क्या है, कंट्रीब्यूशन है आपकी जी इसमें? जी शुक्रिया मुर्तज़ा सर। बातें क्योंकि थोड़ी ज़्यादा हम सिक्यू कर गए मेरे ख्याल में सर। हमें सारी बातें ये IPPs की तरफ टिल्ट हो गई हैं। उसने इतने कमाए, उसने इतने कमाए, हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये IPP खुद से तो आके टपक नहीं गए, सही है, बुलाए गए, डिमांड की गई, ठीक। तो उसका एक प्रोसेस है उनको एंगेज करने का, ठीक है। अच्छा, जब उनको एंगेज कर लिया, जैसे बता रहे थे फैसल कि भी उन्होंने एप्लीकेशन दी, आपने उनको इंटरकनेक्शन कर दी, आपने CPPAG से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसकी प्रोक्योरमेंट जो है अगर तो वो एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, वो थ्रू AEDB अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है हमारा डेवलपमेंट बोर्ड, उसके थ्रू प्रोक्योरमेंट हो गई। और जो थर्मल के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे वो हमने PPAP के थ्रू प्रोक्योर कर लिए। तो एक मैकेनिज़्म मौजूद है,
इंसेप्शन से लेकर प्रोक्योरमेंट तक, जिसको हम पावर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, लेट्स से वो हो गए, ठीक, वो खुद से नहीं हुए, उन्होंने बहुत लंबा अरसा, किसी भी पावर प्लांट लगने को साल 2 साल लग जाते हैं उनको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले। सही है, पेपर वर्क भी होने, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लंबा है। जी हाँ, सो ऐसे ही वो नहीं आ गए, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने का, ठीक है, और उनको पेमेंट देने का, ठीक है। वो हमें उस पे, हाँ जी, वो मैं बताता हूँ आपको। 2 बड़े अदारे जिसमें आपका नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, एनटीडीसी, ठीक है, वो एक तो उसने पहले उसको कनेक्ट कर दिया पावर प्लांट को, तो उसके जो पहले प्लान भी उसे नहीं किया कि ये मुझे प्लांट चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि पिछले 15-20 साल में वापडा के बाद हमने इंटरमिटेंट किस्म की प्लानिंग की, हमने जो कंटिन्यूस जो मैंडेट था वो हमने पूरा नहीं किया, ठीक है, दोनों अदारों ने, खा वो एनटीडीसी हो या नेपरा हो, ठीक है, वो प्लान जमा हो बनाना था, नेपरा से अप्रूव कराना था। आईपीपीस का कसूर है वहां एनटीडीसी है, नेपरा का भी बहुत ज्यादा कसूर है। जी जी, ऐसे ही है, ठीक है। तो वो अदारों ने उनको अप्रूव करके तो फिर जाके उसकी प्रोक्योरमेंट होनी थी, ठीक है। अब अदारों का कसूर कैसे है? सर एक मिनट रुकिएगा, इदारों का कसूर कैसे है? क्योंकि इस ट्रायंगल में आईपीपीस, इदारे और इसमें सियासत भी शामिल है, इसके अंदर जो वजीर हैं वो भी शामिल है, उसके अंदर वजीर आला जो होते हैं वो भी शामिल है, वजीर आजम भी शामिल है। वो क्या है? एक ब्रेक लेते हैं, जरा एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, मुख्तसर लेते हैं वापस आ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन चल रही थी, तो साबिक एमडी अहमद चौधरी साहब बात कर रहे थे, तो सर आप बात कर रहे थे कि इदारों का जो किरदार था वो क्या है? जी, मैं बात कर रहा था कि अदारे भी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है। सही है, नेपरा भी उस अदारे, ठीक। अब जब प्लान कर लिया, उसको कनेक्ट कर दिया, अब उसको ऑपरेट करना है। सही है, ऑपरेशन के लिए आपका अदारा है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, ठीक है, वो भी एनटीडीसी के अंडर बिल्कुल सही है। सीपीपीएजी जो कि सेटलमेंट करता है, ठीक है, वो 2-3 साल पहले तक तो एनटीडीसी का हिस्सा ही था। सही है, लेकिन अब वो सेपरेट होकर, क्योंकि सेटलमेंट एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो उसको एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पे करना है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो सिस्टम ऑपरेटर है उसके पास इख्तियार है, ठीक है, और उसके पास एक मॉनिटरिंग का निज़ाम है, ठीक है, और उसके ऊपर एक और लेवल है जो कि नेपरा का काम है, उसका काम कंप्लायंस है। ठीक है, तो इन चंद सालों में अगर कहीं आईपीपी से चूक हुई है तो इक्वली शायद हमारे अदारों से भी चूक हुई है, क्योंकि जिसने उसकी मॉनिटरिंग करनी है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई इसमें कोई एफिशिएंसी का मसला है या कोई हमें टेस्ट दोबारा कराने की ज़रूरत है। और अगर ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो IRR जो हमने अलाउ किया हुआ है, उससे अगर ये ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो नेपरा के पास उसका मैकेनिज़्म है, तो कंप्लायंस उसका काम है। तो हमें तवज्जो कहाँ करनी है? ठीक है, हम प्रोसीजरल मैटर में तो बड़े ठीक हैं, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स पूरे करते हैं, एक एक हम कागज़ साइन करते हैं और कई कई दफ़ा रिव्यू होता है, ठीक है, लेकिन हमें जो काम करना है तो अपनी जो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अदारों में जितने अच्छे लॉयर्स IPP के पास हैं, जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो लेके आते हैं साथ, उस हिसाब से अदारों में हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, नहीं है, ठीक है, हम रिलाय कर लेते हैं। मुझे एक और समझाएं, क्योंकि आप एनटीडीसी में भी रहे हैं जी, मैं जितना पॉलिटिक्स को समझता हूँ या जितना इदारों को समझता हूँ, जितना मैंने इनके अंदर जाकर देखा है, जितना समझा है कि फाइल्स कैसे मूव होती हैं, मैं ये चीज़ मानने को तैयार नहीं हूँ
कि अगर मिसाल के तौर पर मेरा अगर ताल्लुक़ किसी भी वज़ीर के साथ बहुत अच्छा है और मैंने IPPs लेना है और मुझे NTDC मना कर दे कि जनाब ये नहीं हो सकता या ये ठीक नहीं है या हमारे पास बिजली ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर उसको इन्फ्लुएंस करके आगे लेकर ना जाए अगर मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। ये मेरी समझ की बात है, ये गलत भी हो सकता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस सारे सिनेरियो के अंदर आप जो वजारत है या उस वक्त की गवर्नमेंट है जी, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वो कहाँ है? जी, पिछला चंद साल गुजरे जी, जो 6-7 साल जी, उसमें कुछ चैलेंज था। ठीक है, चैलेंज ये था कि आप जो कंसिस्टेंटली आपने 2006-7 के बाद आपने जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए एडिक्वेट जनरेशन आपने नहीं लगाई। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोड शेडिंग का दौर चल पड़ा। ठीक है, वो चला तकरीबन को 10-12 साल। ठीक है, अब उसमें जब पिछली जो हुकूमत थी जी, उनका एक ही मैंडेट था कि हमने लोड शेडिंग खत्म करनी है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे काम जल्दी में किए गए। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपको फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी। आप उस वक्त MD थे? मैं थोड़ा अरसा रहा, 1 साल के लिए। साल के लिए, जी, लेकिन ज़्यादातर फैसले मुझसे पहले, क्योंकि मैं आया 16 जुलाई में, तो ये तो 13-14 से फैसलों के अंडर कंस्ट्रक्शन आपके होते हुए कोई ऐसा प्रेसिडेंट सर मिला कि आपको बाईपास करके फैसला कर दिया गया हो और बार बार से खुद, क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है नून लीग के दौर में खुद ही मीटिंग्स हो रही होती थी और खुद ही वो सारा कुछ फैसले भी कर रहे होते थे और खुद वो MOUs भी साइन हो रहे होते थे। मैं यहाँ टेक्निकल जो बात है जी, वो अदारे के तौर पे जी, तो हमने अपने जो सेंट्रल पावर प्रोक्योरमेंट एजेंसी, मैं भी उसका बोर्ड मेंबर था जी, तो हमने ये बात वहाँ डिस्कस की थी। प्लानिंग में भी बात हुई कि हमें अब और जनरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, और उसमें हमने रेजिस्टेंस की। उस वक्त के जो सेक्रेटरी हमारे यूनुस धागा साहब, जी जी, वो भी इस बात को समझ गए कि अब हमारे पास एडिक्वेट जनरेशन हो गई है, अब तो और हमें जनरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन वो रेजिस्टेंस, जैसे आपने कहा कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या उनके ज़हन में था, खदशा था कि शायद अभी और भी जनरेशन चाहिए, या कोई उन्होंने कमिटमेंट कर ली थी। सो उस सिलसिले में अगर मैं, यानी वईद नहीं है, ये ऐसी बात नहीं, सब लोगों को अब तो ये आया है कि मैं जो 4th RLNG प्लांट है जी, उसको मैं नहीं लगने देना चाह रहा था। सही है, लेकिन वो हुकूमत चाह रही थी कि ये, क्योंकि हमने शायद एग्रीमेंट कर लिया हुआ है गैस का, तो इसलिए उन्होंने प्लांट लगाना था, लेकिन वो पावर सेक्टर के लिए ठीक नहीं था। सो उस हवाले से आई वॉज लेट गो। और जी, तो नेचुरली अपना फिर वो एडिशनल चार्ज दे दिया गया मिनिस्ट्री के अपना। सर ये एक साल के अंदर तो ये हो रहा है। मतलब मुझे ये समझ आ रही है कि जहां पर होना ये चाहिए था कि अगर मैं पावर प्रोड्यूसर हूं तो मैंने एक प्लांट लगाया है तो मैं अंडर द रूल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आया हूं। अब जब मैंने इसको चलाया है, वो मैंने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए जो चलाया है, उसकी जो इन्वेजिलेशन थी, जो उसके ऊपर SOPs थे, वो ठीक नहीं हुए, उसको बाकायदा मॉनिटरिंग सही नहीं की गई। क्या ये मैं बात सही कर रहा हूं जिसकी वजह से ये सारा मसला बना? जी, उसकी भी वजूहात है जी, कि क्या वो अदारे या क्या वो इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं। हमारा मसला ये, ठीक है, कि हमने अपने अदारे तो बना लिए, ना उनके बोर्ड इंडिपेंडेंट बना पाए और ना उनकी जो मैनेजमेंट है वो उसको इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने दिया गया। सही है, मैं भी उसकी एक मिसाल हूं। सही, कि जब आपने एक इंडिपेंडेंट फैसला लेने की कोशिश की, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, तो पिछले 15-20 साल से जो हमारा तरीका था, तो गवर्नमेंट भी उसी में आदी थी, तो वो उनको किसी तरह की किसी अदारे की तरफ से रेजिस्टेंस मिलती नहीं थी। अगर मिलती थी तो वो उनको पता होता था कि ये रिमूव हो जाना, तो लोग रेजिस्ट करते नहीं थे। तो वो वन वे आर द अदर वो हुकूमत की या मिनिस्ट्री की बात का चल के चलते थे। तो और ये अगर तो इसी तरह हम, मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट में, मैंने भी बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन इसका जो मेन फोकस मैं समझता हूँ वो इसी तरफ होगा, यह है कि हमें उन अदारों को इंडिपेंडेंट करना है। हम इस स्ट्रक्चर के साथ कि ये
मिनिस्ट्री के अंडर रहें, तो मिनिस्ट्रीज का काम है पॉलिसीज बनाना और उनको जो रिकमेंड करे वो माना जाए। जी, मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज बनाएं, फिर अदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, वो जो प्लान करें। नेपरा भी इंडिपेंडेंट, वो टैरिफ दे। अब नेपरा तो ऑन इट्स ओन तो बहुत कम उसको टैरिफ देना चाहिए, लेकिन हमने ये अपफ्रंट टैरिफ या फीड इन टैरिफ, हमने बहुत सारे ये रेगुलेटर ने ये काम किए। उसकी शायद बेस ये है कि आपके अदारे को जिसके ये काम जुम्मे था, ये एनटीडीसी, क्योंकि सिस्टम प्लानर वो है, उसने आपको जनरेशन प्लान करके देनी है, उसका सीक्वेंस बताना है, टेक्नोलॉजी बतानी है, जगह बतानी है, साइज बताना है, और उसका टैरिफ निकाल के देना है, और उसकी कास्टिंग करनी है कि ये प्लांट कितने का आएगा। अब नेपरा के पास कोई रेफरेंस ही नहीं था, तो जब वो सीपेक के प्रोजेक्ट है, जो भी उनकी कास्ट आई, यस वो एग्जैजरेटेड या बड़ी हुई कास्ट है, शायद इसलिए क्योंकि वो हमें जल्दी थी। हमने कहा अभी 2 साल में बनाओ, 3 साल में बनाओ, तो वो फिर जैसे जब आप डिमांड बहुत ज़्यादा करें तो वो आप एक्सप्लॉइट हो जाते हैं एज कंट्री। लेकिन सर जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें तो मैं ऐसी बात नहीं कहीं पढ़ सका, मुझे तो कुछ और चीज़ें समझ आई। मैं ये नहीं समझ पाया कि रिकमेंडेशंस में ये चीज़ें क्यों ऐड नहीं है। नहीं, देखिए ना, उन्होंने ये तो बताया कि जो एनालिसिस अभी बताया है ना, कि आपकी जो जैसे जामशोरो पावर प्लांट है जी, उसकी ईपीसी कास्ट हमारी 1 बिलियन से नीचे है। ठीक है, लेकिन हमने जो सीपेक में प्रोजेक्ट किए उनकी हम ईपीसी कास्ट वो 1.5 बिलियन से ऊपर है। ठीक। तो वो जो 500-600 मिलियन का जो फर्क है वो जल्दी में हुआ, वो नेपरा चूक गया या एनटीडीसी ने कास्टिंग नहीं की, क्योंकि वो बहुत जल्दी में ये काम हुए। तो इसलिए अब हमें वो लग रहे हैं कि वो गलत हुए, और सर्टेनली शायद वो गलत भी हुए हैं। तो हमें इसलिए हमें अदारों में एक जो प्रोसेस है उसको किसी तरह भी आप वायलेट नहीं कर सकते। जो जिस अदारे का काम है उसी अदारे से लिया जाए। बिल्कुल ठीक। फैसल, जरा मुझे ये समझाइएगा कि सिफारिशात क्या क्या की गई हैं, रिकमेंडेशंस क्या क्या दी गई हैं। जी बिल्कुल, गुलाम सर, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ओवरऑल हमारे पावर सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आज तक जो होता रहा है, हमने कैपिटल टीवी ने इस स्टोरी को कई बार ब्रेक किया। इस सारे एरा में चेयरमैन पीईसी ने भी प्राइम मिनिस्टर को, जो साबका दौर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक लेटर लिखा था कि हमारे जो जितने भी डिस्कोज हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना अहल और बेख्तियार है। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर एक्सक्लूसिव हमने इस पे स्टोरीज भी की कि ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इनको ये बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। हमने कासा 1 पे भी बात की, हमने फिर जो आज इस रिपोर्ट में लिखा भी है, लाहौर मटियारी की बात की, जो उसकी उन्होंने कहा है कि उसको ये जगह जगह इस रिकमेंडेशन में रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिसकी वजह से हमें 1000 मिलियन डेली लॉस हो रहा है। अभी भी आज की तारीख में ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि हमें डेली बेसिस पे इसका जो है वो हमें लॉस हो रहा है, और हमने इससे बाहर निकलने के लिए हमें इन कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करना होगा। हमें मिल बैठने की जरूरत है, और हमें एक ऐसा हल निकालना है जिसके तहत आईपीपीज और जो हमारे अदारे हैं, गुलाम मुर्जा, अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स हुए ना, जो डॉक्टर साहब ने बात की कि जो उनकी लीगल टीम आईपीपीज की आती है ना, वो हमारी टीम के साथ जो गवर्नमेंट की टीम है, ये इदारों की टीम है, वो बहुत स्ट्रांग और तगड़े होते हैं। देखिए तो इसका क्या असर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए तो वो लीगली तो बाउंड है। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन और इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन इससे बरक्स ये इसलिए तो फ्रांसिक ऑडिट की बात हुई है, इसलिए तो डिटेल ऑडिट की बात हुई है। देखिए, अगर किसी ने रसीदें ही गलत लगाई हैं, अगर किसी ने मैल प्रैक्टिसेस की हैं, उसको तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन्होंने रिकवरी की बात की है कि आपने जो एक्सेसिव पेमेंट्स ली हैं उसको वापस करें कौमी खजाने में। हमारे कौमी खजाने को खाली आईपीपीज के अलावा भी उन्होंने नुकसान बताए हैं। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस पे लॉसेज होते रहे, जो पावर लॉसेज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेज हैं, वो भी मतलब जैसा कि आपने बताया भी है, हमारा सर को 4802 जो बिलियन की बात की गई, वो भी बहुत बड़ी एक अमाउंट है। तो ओवरऑल इस कमेटी ने, जिसमें डॉक्टर साहब कहते हैं, रिकमेंडेशन की है इसमें कि हमारे कॉम्पिटेंट लोगों को जो मतलब जिसना अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम उस वक्त भी इसको रिपोर्ट करते रहे कि जो एनटीडीसी के इस टाइम सरबराह हैं, वो पिछले 4 साल से डॉकिज्म के शिकार हैं। वो 4 साल से 4 बार वो ऐड आ चुका हुआ है, मगर आज तक उस पे परमानेंट तकरीरी नहीं की जाती थी। इसी तरह हमारे बाकी अदारे हैं, इन अदारे ने ऑनेस्टी से काम नहीं किया, और
जिसमें आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो भी हो, अगर एक चीज लग ही नहीं सकती, जिसमें आप कह रहे हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, डूएबल नहीं है, फिर उसको डूएबल कैसे बनाया जाता रहा, और फिर प्लानिंग के बगैर उसको इंडक्ट किया जाता रहा। कागज की हद तक तो ये चीजें आती रही, लेकिन जब उसको रिव्यू किया गया इन डिटेल, इसको देखा गया, तो उसमें शदीद हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये एक प्रोग्राम में शायद ना कर सके हम, लेकिन अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मजीद इसको खंगालते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। आने वाले दिनों में मजीद खुलता जाएगा और इसके ऊपर डिस्कशन होती जाएगी। बड़ा स्कैंडल है। मुझे इजाजत दीजिए, लाने के बाद